द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, जो मिड टर्म एग्जाम के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमने क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस को पूरी तरीके से कवर किया और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली वही आए, उसी प्रकार से आज हम हिस्ट्री करने वाले हैं। और इस आज की वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जहां से आपके पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, उन सभी को हम कवर कर रहे हैं। तो पहला जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेसोस का अर्थ क्या है, यानी मेसोस का क्या अर्थ है? नदी, मध्य, समुद्र, इनमें से कोई नहीं। तो मेसोस का क्या अर्थ है? तो मेसोस का अर्थ होता है मध्य। क्या है? मेसोस का अर्थ होता है मध्य। इसी प्रकार से पोटेमोस का क्या अर्थ है? तो पोटेमोस का अर्थ क्या होता है? तो पोटेमोस का अर्थ होता है नदी। मेसोस का अर्थ होता है मध्य, पोटेमोस का अर्थ होता है नदी। इस तरह से जो है मेसोपोटामिया के शाब्दिक अर्थ से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अगला है इराक। मेसोपोटामिया जिस भाग में सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ, वो कौन सा भाग है जिसमें सबसे पहले लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ? वो है दक्षिण के रेगिस्तानी भाग में। तो दक्षिण का रेगिस्तानी भाग, जहां सबसे पहले लेखन कला और शहरी जीवन का विकास माना जाता है। मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत क्या है? मेसोपोटामिया के इतिहास के बारे में हमें कौन कौन से स्रोत है जिससे हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? मेसोपोटामिया के बारे में तो मेसोपोटामिया के जानकारी जो स्रोत है वो है लिखित दस्तावेज, कब्रें, मुद्राएं और यानी उपयुक्त सभी, यानी ये वो स्रोत है जिसको जानकर, जिसको पढ़कर हम मेसोपोटामिया के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में जहां की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी। तो वो प्राचीन व्यवस्थाओं में जहां की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी वो कौन सा है? ए दक्षिणी मेसोपोटामिया की, स्टेपी प्रदेश की, पश्चिमी चीन की, या इनमें से कोई नहीं? वो है आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया की। हाँ, दक्षिणी मेसोपोटामिया की। अगला सवाल है मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण लगभग शुरू हुआ। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण शुरू होता है लगभग 3000 ईसा पूर्व। कब तक? 3000 ईसा पूर्व। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आप सभी से गारंटी से कह रहा हूं कि इन दोनों चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे। तो अगर अभी तक आपने इतिहास में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको नहीं पता चल रहा कि कैसे तैयारी करें, किस प्रकार तैयारी करें, तो आपको ये वीडियो देख लेनी है कंप्लीट। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप सभी के लिए पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी। तो मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी, वह है प्रेम और युद्ध की देवी। चलिए, मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। तो मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। किसको माना जाता था? वो माना जाता था आराध्य देवी। किसको माना जाता था? आराध्य देवी को माना जाता था। मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को अर्पित करते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को अर्पित करते थे मछली, दही, अन्य यानी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है तांबा तथा रांगा धातु के मिश्रण से बनने वाली मिश्र धातु है। तो तांबा, रांगा धातु के मिश्रण से बनने वाली जो मिश्र धातु है, उसे किस नाम जानते हैं? तो उसे जाना जाता है कांसा के नाम से। नेक्स्ट, वारकासिस नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के जिस नगर से मिला है, तो वो मिला है उरुक नगर से। किससे मिला है? उरुक नगर से। किससे? यहाँ पर उर लिखा गया है, बाय मिस्टेक है। तो वारकासिस नामक जो मूर्ति है वो मेसोपोटामिया के उरुक नगर से मिली है। वो सफेद संगमरमर को तराश कर बनाई गई थी और वो स्त्री की मूर्ति है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेसोपोटामिया जो जलमार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था, तो मेसोपोटामिया का वह मार्ग जो जल व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था, वह है फरात नदी मार्ग। क्या नाम है इसका? फरात नदी मार्ग। आपसी लेन देन का स्थायी इतिहास रखना आधार बना। तो आपसी लेन देन का स्थायी इतिहास, हिसाब रखना आधार किसका बना था? तो आधार बना था लेखन कार्य की शुरुआत का। तो लेखन कार्य की शुरुआत वहीं से होती है।
बाइबल के किस भाग में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है? तो बाइबल का भाग जिसमें मेसोपोटामिया का कई भागों में उल्लेख किया गया है, तो उसका नाम है प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट। प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट। बाइबल में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख होने के कारण मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था। किसके लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था? वो था यूरोप वासियों के लिए। किसके लिए? यूरोप वासियों के लिए। आज मेसोपोटामिया किस देश का भाग है? यानी वर्तमान में हम मेसोपोटामिया को किस देश के नाम से जानते हैं? तो वह है इराक। इराक के नाम से जानते हैं। मेसोपोटामिया का चंद्र देवता कहलाता था। तो मेसोपोटामिया का चंद्र देवता क्या कहलाता था? तो मेसोपोटामिया का चंद्र देवता कहलाता था। इसका सही आंसर है वो है उर। ठीक है, उर जो था वो चंद्र देवता कहलाता था। मेसोपोटामिया की व्यवस्था के अनुसार पानी और मल जाता है। तो पानी और मल कहाँ जाता था? तो पानी और मल जाता था हौज में। किसमें? हौज। कहीं कहीं नाली दिया गया, कहीं कहीं हौज दिया गया, तो हौज में जाता था। उर नगर में शवों का अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाता था? उर नगर में शवों का अंतिम संस्कार जो किया जाता था वो किया जाता था, शवों को भूमि के नीचे दफनाया जाता था। शवों को भूमि के नीचे दफनाया जाता था। मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग जिस आर्थिक क्रिया के लिए होता था, बर्तन बनाने के लिए, कृषि करने के लिए, भेड़ बकरी चराने के लिए, तो वो होता था भेड़ बकरी चराने के लिए। संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन, तो संसार को मेसोपोटामिया की जो सबसे बड़ी देन है वह काल गणना, गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा, दोनों। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को जितने महीनों में बांटा हुआ था, तो एक वर्ष को 12 महीनों में मेसोपोटामिया के लोगों ने बांटा हुआ था। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक महीने को बांटा हुआ था, तो एक महीनों को 4 हफ्तों में मेसोपोटामिया के लोगों ने बांटा हुआ था। अशुरबनिपाल का पुस्तकालय जिस देवता के मंदिर में केंद्रित था वो देवता है किसका? नाबू। अशुरबनिपाल का जो पुस्तकालय है वो किस देवता के मंदिर में स्थित है? नाबू देवता के मंदिर में। अशुरबनिपाल की पुस्तकालय में मूल ग्रंथों की संख्या कितनी थी? तो अशुरबनिपाल की पुस्तकालय में मूल ग्रंथों की संख्या थी 1000। बेबीलोन को असीरियाई आधिपत्य से मुक्ति कब मिली? तो बेबीलोन को असीरियाई आधिपत्य से मुक्ति मिलती है 625 ईसा पूर्व में। बेबीलोन का अंतिम शासक था, तो बेबीलोन का अंतिम शासक नेबोनिडस, नेबुलसर, अशुरबनिपाल, जिब्रलिम। तो बेबीलोन का अंतिम शासक है नेबोनिडस। बेबीलोन नगर का क्षेत्रफल क्या था? तो बेबीलोन नगर का जो क्षेत्रफल है वह है 850 हेक्टेयर। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं मिली हैं वे लगभग कितने साल पुरानी हैं? वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की। लगभग कितनी पुरानी है पहली पट्टिका? 3200 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि का प्रत्येक चिन्ह व्यक्त करता है। मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि का प्रत्येक चिन्ह किसको व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है अक्षर को। किसको व्यक्त करता है? अक्षर को व्यक्त करता है। मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। तो मारी नगर शाही राजधानी के रूप में कब फला फूला? तो 2000 ईसा पूर्व के बाद। कब फूला? 2000 ईसा पूर्व के बाद। साइप्रस के द्वीप अलीसिया से आने वाली जिस धातु का उल्लेख पट्टिकाओं में मिला है वो कौन सी धातु है जो अलीसिया, साइप्रस के अलीसिया से मंगाई जाती थी? वह है तांबा। जिगुरात बेबीलोन नगर में था, तो क्या था जिगुरात? तो विशाल राजमहल। क्या था ये? विशाल राजमहल। बाबिल लोगों का मुख्य देवता था, तो बाबिल लोगों का मुख्य देवता है मर्दूक। क्या था? बाबिल लोगों का मुख्य देवता मर्दूक। बाबिल लोगों की प्रमुख देवी थी, तो बाबिल लोगों की प्रमुख देवी थी वो थी इस्तर। कौन थी? इस्तर। दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों का उर देवता था, तो दक्षिण मेसोपोटामिया के उर देवता था वह सूर्य देवता। असीरियाई राज्य की स्थापना हुई थी, तो असीरियाई राज्य की स्थापना हुई थी 1100 ईसा पूर्व में। 1100 ईसा पूर्व में। इराक अथवा मेसोपोटामिया के गर्मियों में भरपूर फल देने वाला पेड़ था, तो वह खजूर। इराक और मेसोपोटामिया का गर्मियों में सबसे ज्यादा जो फल देता तो है खजूर। आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। देखिए नंबर अच्छे लाने हैं, अपनी कक्षा में सबसे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना है, सफल होना है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं।
1 घंटा अपने भविष्य के लिए दे ही सकते हैं, बाकी तो आप दिन भर कुछ भी कीजिए, लेकिन 1 घंटा एटलीस्ट इस वीडियो देखने के लिए दीजिए ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सके। सिर्फ पास ही ना हो, आपको पूरी तरह समझ भी विकसित, क्योंकि अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे, तो अभी एग्जाम तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आएंगे, मैथ भी लेकर आएंगे, चाहे वो बड़े क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए हम लेकर आने वाले हैं। मेसोपोटामिया हथियार बने थे, तो मेसोपोटामिया हथियार किससे बने थे? तो वो कांसे से बने हुए थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी, तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी सुमेरियन। सुमेरियन के बाद अक्कदी, अक्कदी के बाद अरामाइक, इस तरह से वर्तमान में भी अरामाइक जो है, जो हिब्रू से मिलती जुलती भाषा है, जो आज भी इराक के कई भागों में बोली जाती है। मेसोपोटामिया के निम्न शहर को केवल शहर कहकर पुकारा जाता था। वो कौन सा शहर है जिसे केवल शहर कहकर पुकारा जाता है? वह उरुक नगर से केवल शहर कहकर पुकारा जाता था। शहरी विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? तो शहरी विकास के लिए शिल्प, परिवहन व्यवस्था, व्यापार एवं सेवाएं, यानी उपयुक्त सभी जो है महत्वपूर्ण होते हैं। पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें स्टेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेल कहा जाता है। अगला है, मेसोपोटामिया के समाज में महत्व दिया जाता था, तो मेसोपोटामिया के समाज में महत्व दिया जाता था एकल परिवार को। एकल परिवार को आदर्श परिवार भी माना जाता था। मारी के पशुचारक जिस चीज के बदले अनाज और धातु के औजार प्राप्त करते थे वो था क्या? पनीर, कपड़ा, मांस। तो उपयुक्त सभी के माध्यम से वो क्या प्राप्त करते थे? औजार प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया के खानाबदोश लोग थे, तो मेसोपोटामिया के खानाबदोश अक्कदी भी थे, असीरियाई थे और एमोराइट भी थे, यानी उपयुक्त सभी। मारी राज्य अद्वितीय था, किस चीज को लेकर? तो व्यापार और समृद्धि की दृष्टि से वो काफी अद्वितीय था। सरगोन राजा था, तो सरगोन किसका राजा था? सरगोन राजा था अक्कद का। अक्कद का राजा कौन था? सरगोन। इसी प्रकार से 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, शहरी जीवन की शुरुआत कहां से हुई थी? यह प्रदेश किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो आप देख सकते हैं शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई। यह प्रदेश इराक गणराज्य की फरात और दजला नदियों के मध्य स्थित है। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस और पोटोमोस से मिलकर बना है। मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटोमोस का अर्थ है नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया शब्द नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ प्रदेश को इंगित करता है। तो हमने इस वीडियो में हर उस क्वेश्चन को शामिल किया, हर उस प्रकार के क्वेश्चन को शामिल किया जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चीज को लेकर एक लाइक तो बनता है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन हमें दे सकते हैं ताकि हम इस वीडियो को और बेहतर तरीके से आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकें। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी संपन्नता के लिए, शहरी जीवन के लिए, विशाल एवं समृद्ध साहित्य और गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज की शुरुआत कब हुई? तो 1840 के दशक में होती है। मेसोपोटामिया के 2 स्थलों के नाम बताओ जहां लंबे समय तक उत्खनन कार्य चला, वह है उरुक और मारी। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? तो यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है। इराक के किस भाग में सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ? तो दक्षिण के रेगिस्तान भाग में। ठीक है, मेसोपोटामिया के इतिहास के कौन कौन से स्रोत आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर दिए गए हैं। सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में कहाँ की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी? दक्षिण मेसोपोटामिया की। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हर एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वारका शीर्ष नामक मूर्ति कला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया किस नगर से मिला है? इसे किस चीज से बनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वारका शीर्ष नामक मूर्ति कला का जो प्रसिद्ध नमूना है वो मेसोपोटामिया के उर नगर से मिला है। इसे सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। शहरी जीवन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन। मेसोपोटामिया के लोग अपने लिए आवश्यक धातुएं और अन्य पदार्थ कहां से मंगवाते थे? ये सारी चीज यहाँ पर दी गई है। मेसोपोटामिया कौन सा जलमार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था? वह फरात नदी मार्ग। लेखन या लिपि से क्या अभिप्राय है? लेखन या लिपि से अभिप्राय ध्वनियों से है जो संकेतों या चिन्हों के रूप में लिखी जाती हैं। लेखन कला का क्या महत्व है? तो लेखन कला का महत्व यहाँ पर दिया गया है। इन सभी से आप उत्तर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। ठीक है,
इसी प्रकार से है, मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए कागज के रूप में किस चीज का प्रयोग करते थे? तो मिट्टी की पट्टिकाओं का। मेसोपोटामिया के लोग लिपि कैसी थी? तो मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि थी कीलाकार अथवा क्यूनिफॉर्म। तो मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि का थी कीलाकार और क्यूनिफॉर्म थी। क्यूनिफॉर्म शब्द कैसे बना है? तो क्यूनिफॉर्म शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों क्यूनियस तथा फोर्मा से मिलकर बना है। क्यूनियस का अर्थ है खूंटी और फोर्मा का अर्थ है आकार। मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन या पुरानी ज्ञात भाषा वह है सुमेरियन। सुमेरियन भाषा के स्थान किस भाषा ने लिया? तो 2400 ईसा पूर्व में सुमेर भाषा के स्थान अक्कदी भाषा ने लिया। मेसोपोटामिया में साक्षरता कम क्यों थी? ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं। सुमेर के व्यापार की पहली घटना किस व्यक्ति से जोड़कर देखा जाता है? उरुक शहर के एक प्राचीन शासक एनमर्कस से जोड़कर देखा जाता है। मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार व्यापार और लेखन की व्यवस्था सर्वप्रथम किसने की थी? तो राजा ने की थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया में विकसित शहर कौन कौन से 3 प्रकार के थे? तो वो 3 शहर थे, मंदिरों के चारों ओर विकसित शहर, व्यापार के द्रव्य रूप में विकसित शहर और शाही शहर। क्या है ये? शाही शहर है, शाही शहर है। मेसोपोटामिया के देव देवी देवताओं के नाम। उर नगर में घरों के बारे में कोई 2 अंधविश्वास। ठीक है, अंधविश्वास क्या है? यदि घर की दहलीज ऊंची उठी हुई तो वह धन दौलत लाती है। यदि सामने दरवाजा किसी दूसरे घर की ओर ना खोले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। मारी लोगों के 2 प्रमुख व्यवसाय खेती व पशुपालन व्यापार। मारी के राजाओं ने वहां किस देवता के लिए मंदिर बनवाया? तो स्टेपी क्षेत्र के देवता ड्रैगन के लिए। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन जो है मेसोपोटामिया का आधुनिक क्या है? तो मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। ये दक्षिण और फ्रात नदी के मध्य स्थित है। उर नगर की विशेषताएं मोस्ट इंपोर्टेंट है। उर नगर की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। उर नगर विशेषताएं, नगर के लिए टेढ़ी मेढ़ी संकरी जल निकासी नाली और मिट्टी की नलिकाएं बनी हुई थी। लोग अपने घरों की सफाई के बाद सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे। गिलमिस महाकाव्य की रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है। गिलमिस के महाकाव्य की रचना लगभग 2700 से 2500 ईसा पूर्व में की गई थी और एक काव्य 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था। ठीक है, इसी प्रकार से गिलमिस महाकाव्य किस बात के महत्व को दर्शाता है? तो गिलमिस महाकाव्य मेसोपोटामिया के नगरों के महत्व को दर्शाता है और इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर बहुत अधिक क्या था? गर्व था। तो ये सभी आपको गौर करने हैं। अशुरबनिपाल कौन था? अशुरबनिपाल असीरिया का अंतिम राजा था। उसने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की और उसने इतिहास महाकाव्य साहित्य ज्योतिष और आदि पट्टिकाओं में क्या एकत्रित करवाया। अशुरबनिपाल का निनवे स्थित पुस्तकालय किस देवता के मंदिर में केंद्रित था और ये क्यों विख्यात था? तो अशुरबनिपाल के पुस्तकालय उसके इष्ट देव नाबू के मंदिर में केंद्रित था और ये अपने 1000 मूल ग्रंथों तथा 30,000 पट्टिकाओं के लिए विख्यात था। ठीक है, इसी प्रकार से स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक, तो स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक नेबूकदनेस्सर था। उसने अक्कद के राजा सरगोन की खंडित मूर्ति की मरम्मत भी करवाई थी। बेबीलोन नगर की 2 विशेषता यहाँ पर दी गई है। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। उदाहरण तो स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इन सभी को आपको कवर करना है। किसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए, ये सारी चीजें आपको कवर कर लेनी है। इराक एक भौगोलिक, ये इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में आ सकता है। मेसोपोटामिया के दक्षिणी रेगिस्तानी भाग का क्या महत्व था? मेसोपोटामिया के दक्षिणी रेगिस्तानी भाग का जो महत्व यहाँ पर दर्शाया गया है, क्लियर रूप से हर क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है, जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इन सभी को जो है आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कहना क्यों सही होगा? खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। तो खानाबदोश पशुचारक निम्नलिखित कारणों से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। इसको आपको कवर कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट और वीडियो पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, जिससे आप आसानी से इन सभी को कवर कर सकते हैं। शहरी जीवन में श्रम विभाजन का क्या महत्व है अथवा श्रम विभाजन शहरी जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो श्रम विभाजन से समझ 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट आप जो है ले सकते हैं। चलिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है आराम से आप करोगे। अगला है, शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन होना क्यों जरूरी है? तो शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन होना क्यों जरूरी है? पहला,
शहरी निर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती है और इसके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांवों से आते हैं। नगरों में उनके संग्रह और वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार की क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। उदाहरण के लिए मुद्रा और पत्थर की मुद्रा बनाने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार तथा बर्तन भी चाहिए। तो ये कवर कर लेना आप सभी को, ठीक है। उरुक नगर में होने वाली तकनीकी प्रगति के बारे में जानकारी दीजिए। तो उरुक नगर में कौन कौन सी तकनीकी प्रगति है उसके बारे में जानकारी यहाँ से मांगी गई है। 8 नंबर में सवाल पूछा जाता है। अगला है कि मेसोपोटामिया में मुद्राओं के निर्माण और उनके महत्व का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो मेसोपोटामिया में मुद्राएं और उनके निर्माण को किस प्रकार से जो है संदर्भित किया गया था, जहां से पूछा जा सकता है। इन सभी जो है क्वेश्चंस को आप कवर कर लीजिएगा, चाहे मिड टर्म हो, फाइनल टर्म हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बार बार कहता हूँ जो हम लेकर आते हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मेसोपोटामिया ने विश्व को मेसोपोटामिया की क्या देन है, तो विश्व को मेसोपोटामिया की क्या देन है, तो ये सारी चीजें यहाँ से है जो जो मेसोपोटामिया ने विश्व को दिया है। बेबीलोन नगर की मुख्य विशेषता बताइए। तो बेबीलोन नगर की मुख्य विशेषता था, ये इंपॉर्टेंट है काफी। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चारदीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल मंदिर स्थित थे। नगर में एक जिगुरात अर्थात सीढ़ीदार मीनार थी। नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इससे व्यापारी घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे और इसके गणितज्ञों और खगोलविदों ने अनेक नई खोजें की थी। मेसोपोटामिया की उर नगर की विशेषता पूछी गई है। तो उर नगर गलियां टेढ़ी मेढ़ी संकरी थी, है ना। ये सारी चीज यहाँ से संबंधित है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घरों की साफ सफाई, खिड़कियों का अभाव, घरों बारे में अंधविश्वास क्या था, सबों को दफनाना। चैप्टर नंबर 2 अगला है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। हम जो इस वीडियो में बात कर रहे थे इसमें हम 2 चैप्टर कवर करने वाले हैं। पहला लेखन कला और शहरी जीवन और दूसरा है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य की बात करें तो इसमें रोम साम्राज्य जो है दूर दूर तक फैला हुआ था और इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग शामिल था। यह साम्राज्य विविध स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहां स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफी सुदृढ़ या मजबूत थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में देखने को नहीं मिलती है। ये मेन जो टॉपिक है हमने इस पे एक लाइन में कवर किया हुआ, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको खुद नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर संबंध जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सबको भी हमने इसमें शामिल किया है। इससे आपको बहुत ही आसानी होगी इस चैप्टर को समझने में, पढ़ने में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रोमन साम्राज्य में शामिल था। तो रोमन साम्राज्य में क्या शामिल था? आधुनिक यूरोप का अधिकांश भाग, यूनान और ईरान, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग। तो उपरोक्त सभी जो थे वो रोमन साम्राज्य में शामिल थे। रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित था। तो रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित था। सहारा रेगिस्तान दक्षिणी सीमा पर स्थित था। रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी। रोम साम्राज्य की जो प्रशासनिक भाषा वो क्या थी? लतीनी थी, तुर्की थी या यूनानी थी। तो रोम साम्राज्य की जो प्रशासनिक भाषा थी वो क्या थी? वो थी लातीनी और तुर्की। दोनों रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा, चाहे वो लातीनी हो चाहे वो तुर्की हो। रोम सम्राट अगस्टस को प्रथम नागरिक कहे जाने के उद्देश्य से सम्मान प्रदान करना था। वो किसके प्रति? तो था सीनेट के प्रति। किसके प्रति था? सीनेट के प्रति। बलात् भर्ती वाली संस्था थी। तो बलात् भर्ती वाली संस्था किसकी थी? तो रोम की सेना जो है वो बलात् भर्ती वाली थी या फारस की? तो फारस की सेना जो थी वो बलात् भर्ती वाली थी। सेनेट क्या है? तो सेनेट से क्वेश्चन पूछता है। सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में, ठीक है, सेनेट की स्थापना करी। अगस्टस के काल को शांति का काल कहा जाता है। इस तरह सवाल पूछे जा सकते हैं आप सभी से। रोम के प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। यह बात दर्शाती है, क्या दर्शाती है?
तो इसमें से बात कोई भी नहीं दर्शाती है। ठीक है, सेना के व्यावसायिक स्वरूप को, अनिवार्य सैनिक सेवा को, सेना की सम्राट के प्रति निष्ठा को, तो इसमें से कोई भी बात दर्शाती नहीं है। गृह युद्ध का उद्देश्य है, तो गृह युद्ध का उद्देश्य क्या है? ए, शत्रु को नीचे दिखाना, बी, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना, सत्ता हथियाना। तो उपयुक्त में से जो है गृह युद्ध का अर्थ होता है सत्ता हथियाना। सेना के सम्राट अगस्टस का शासनकाल जाना जाता था, तो सेना के सम्राट रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल जाना जाता है शांति के लिए। तो शांति के लिए क्यों जाना जाता है? क्योंकि अगस्टस के शासनकाल में लंबे समय तक कोई भी युद्ध नहीं हुआ, सभी प्रजा और सभी लोग शांति से अपना जीवन बसर कर रहे थे। दिनारियस नामक सिक्के में शुद्ध चांदी होती थी, तो दिनारियस नामक सिक्के में शुद्ध चांदी लगभग 4.5 ग्राम। सोलिडस क्या है? तो सोलिडस आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करना है कि सोलिडस क्या है। दिनारियस चांदी सिक्का शुद्ध 4.5 ग्राम होता था इसका वजन। रोम की साम्राज्यिक प्रणाली का मूल आधार क्या था? तो रोम की साम्राज्यिक प्रणाली का मूल आधार था बड़े बड़े शहर। रोम साम्राज्य के संदर्भ में नगर एक ऐसा शाही शहर क्षेत्र था जिसमें क्या क्या शामिल था? अपने मजिस्ट्रेट, एक निश्चित राज क्षेत्र, नगर परिषद या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी शामिल थे। ईरान में सार्वजनिक स्नान का विरोध किया, क्यों किया? तो ईरान में सार्वजनिक स्नान का विरोध किया था पुरोहित वर्ग ने। किसने? पुरोहित वर्ग ने। ईरान के पुरोहित वर्ग ने सार्वजनिक स्नान का विरोध इस आधार पर किया कि इससे क्या होता है? इससे जल अपवित्र होता है। रोम साम्राज्य का घनी आबादी वाले प्रदेश था, तो रोम साम्राज्य का घनी आबादी वाले प्रदेश था उपयुक्त सभी। इटली में कैलिफोर्निया, मिस्र में फैटियम और गैलीली, और इटली में सिसिली भी। चरवाहों द्वारा ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं के साथ स्थान बदलना क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है ऋतु प्रवास। रोमन साम्राज्य में जल शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जल शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था। रोमन साम्राज्य में सोने चांदी की खानों की खुदाई में जिस शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था, उस शक्ति को हम किस नाम जानते हैं? उसे कहा जाता है जल शक्ति। दास प्रजनन रोम का उद्देश्य था, तो दास प्रजनन रोम का उद्देश्य था अधिक से अधिक दास प्राप्त करना। रोम में अधिक महंगा श्रम क्यों था? तो रोम में अधिक महंगा श्रम था इसलिए क्योंकि दास श्रम वहां पर मौजूद था। या उपयुक्त सभी, तो उसका आएगा उपयुक्त सभी। रोम सेनेट्रो तथा नाइट वर्ग आसमांतर दर्शनीय बिंदु है, तो है कई नाइटो जहाज स्वामी थे, कई नाइट साहूकार थे, कई नाइट व्यापारी थे, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। रोमन सरकार ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर जिस धातु के सिक्के चलाए, उस धातु का नाम है सोना। क्या नाम है? सोना। और सोना जो धातु जिसको हम सोलिडस कहते थे, जो शुद्ध 4.5 ग्राम का सिक्का होता था। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राज धर्म कब बना? तो ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राज धर्म बन जाता है 4वीं शताब्दी में। रोमोत्तर राज्य जिस मूल के लोगों में स्थापित किए गए, तो रोमोत्तर राज्य जिस मूल के लोगों में स्थापित किए गए उसे कहा गया जर्मन। क्या कहा गया? जर्मन। रोमोत्तर राज्य की स्थापना हुई, तो रोमोत्तर राज्य की स्थापना हुई 540 के दशक में। निम्न लेखक की रचना में से रोम के लोगों का अपने कामगारों के प्रति व्यवहार का पता चलता है, तो व्यवहार का पता क्या चलता है? तो चलता है उपयुक्त सभी से। रोम और ईरान द्वारा आपस में बांटे गए अधिकांश भाग को चीनी लोग क्या कहते थे? या ताचीन, चीहू, हुचीन, तामिंग, उसे कहा जाता है ताचीन। चीनी लोगों का वा चीन से क्या अभिप्राय था? तो चीनी लोगों को वा चीन से अभिप्राय था बृहत्तर चीन से। बृहत्तर चीन का सही आंसर है। रोम साम्राज्य को पूर्ववर्ती और परवर्ती चरणों में विभाजित करने वाली शताब्दी है, तो रोम साम्राज्य को पूर्ववर्ती और परवर्ती चरणों में विभाजित करने वाली जो शताब्दी है उसे तीसरी शताब्दी कहा जाता है। रोम में सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जिनका निम्न के प्रति व्यवहार बहुत ज्यादा शत्रुतापूर्ण था, उसे सेनेट के प्रति। किसके प्रति? सेनेट के प्रति। मिस्र में साक्षरता के बारे में बताने वाले औपचारिक दस्तावेज लिखे हुए पाए गए किस पर? पैपायरस पर। किस पर पाए गए? पैपायरस पर। 6वीं शताब्दी में जस्टिनियन के शासनकाल में मिस्र से रोमन साम्राज्य को करों के रूप में प्राप्त होने वाली वार्षिक धनराशि कितनी थी? वार्षिक धनराशि थी 25 लाख सोलिडस। रोम लोग निम्नलिखित देवता की पूजा करते थे, वो जुपिटर, मिनर्वा, जूनो यानी उपयुक्त सभी की पूजा करते थे।
रोमन लोगों का पूज्य देवी देवता नहीं था, तो कौन सा देवी देवता पूज्य नहीं था? वो था इन्नाना, ये पूज्य देवी देवता नहीं था। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोम साम्राज्य निम्न नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था बाइजेंटेनियम साम्राज्य के नाम से जाना गया था। 642 ईसा पूर्व तक पूर्वी रोमन तथा शास्त्रीय दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग निम्न जाति के अधिकार में आ गए, वो थे अरब। रोम को वह विशाल भवन जहां तलवारिये जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे, क्या गला था? उसे कहा गया कोलिसियम। क्या कहा गया? कोलिसियम। रोम के इतिहास की स्रोत सामग्री कौन कौन से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो वो 3 वर्ग हैं, पाठ्य सामग्री, प्रलेख अथवा दस्तावेज और भौतिक अवशेष। किस सागर को रोम साम्राज्य से हृदय माना जाता था? यह कहां तक फैला हुआ था? तो भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य से हृदय माना जाता था, और यह पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ था। रोम साम्राज्य की उत्तरी और दक्षिणी सीमाएं कौन कौन से भौगोलिक लक्षण बनाते थे? तो रोम साम्राज्य की उत्तरी सीमा राइन और डैन्यूब नदियां बनाती थी, और इसकी दक्षिणी सीमा सहारा नामक रेगिस्तान से बनती थी। तो रोमन साम्राज्य के प्रशासन के लिए किन 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया? तो लातिनी और यूनानी। रोम साम्राज्य के संबंध में प्रिंसिपेट क्या था? तो प्रिंसिपेट का वह राज्य था जो रोम के प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में स्थापित किया था। रोम के सम्राट अगस्टस को प्रमुख नागरिक क्यों माना जाता था? तो रोम के सम्राट अगस्टस को यह दर्शाने के लिए कि वह निरंकुश सम्राट नहीं है, प्रमुख नागरिक माना जाता था, और ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये सभी क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। किस साम्राज्य की सेना बलात् भरती वाली थी? इससे क्या अभिप्राय था? तो फारस राज्य की सेनाएं बलात् भरती वाली थी। इसका अर्थ यह था कि राजपूत वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। रोम में सेनेट की सदस्यता का आधार क्या था? तो रोम में सेनेट की सदस्यता का आधार धन और पद प्रतिष्ठा थी। रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है और क्यों शांति के लिए जाना जाता है? रोम के निकट पूर्ववर्ती से आप क्या अभिप्राय है? दिनारियस क्या था? हेराड के राज्य से रोम को कितने दिनारियस की आय होती थी? तो दिनारियस रोम का एक चांदी की सिक्का था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी। हेराड के राज्य से रोम को प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस की आय होती थी। ठीक है, इस तरह से आपको कवर कर लेना है। सम्राट गैलिनस ने सत्ता को सेनेटरों के हाथों में जाने से रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए? वो सारे यहाँ दिया गया है। 3री शताब्दी के रोम में प्रांतीय सेनेटरों के बहुसंख्यक होने से क्या 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? पहला, साम्राज्य में आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से इटली का पतन हो रहा था, और भूमध्य सागर के अधिक समृद्ध तथा शहरीकृत भागों में नए डच वर्गों को दबा रहा था। रोम साम्राज्य के संदर्भ में नगर से क्या अभिप्राय है? तो नगर से क्वेश्चन पूछा गया है। ईरान में सार्वजनिक स्नान का विरोध क्यों हुआ? इस तरीके से जो है जितने भी हैं आपको कवर कर लेने, इससे बाहर क्वेश्चन इन 2 चैप्टर से नहीं आने वाला है। इसी प्रकार से हम जितने भी 4 चैप्टर टोटल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे एक एक करके। 2 अभी कवर कर लिया है और 2 एक एक करके और कवर करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एम्फोरा क्या थे? किस क्षेत्र में बनाए गए थे? तो एम्फोरा एक प्रकार के मटके और कंटेनर होते थे। इनमें शराब, जैतून के तेल और अन्य तरल पदार्थों की धुलाई होती थी। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बनाए जाते थे। रोमन साम्राज्य के 4 घनी आबादी प्रदेश कौन कौन थे? वह है इटली में कैम्पोनिया तथा सिसिली, और मिस्र में फयम तथा गैलिली। रोम में सबसे बढ़िया अंगूरी शराब और गेहूं कहां से आता था? तो सबसे बढ़िया अंगूरी शराब कैम्पोनिया इटली, गेहूं सिसिली और बेल्जियम से ट्यूनीशिया से आता था। फ्रैंकिसिस अथवा सुगंधित राल किस काम आती थी? तो फ्रैंकिसिस अथवा सुगंधित राल से धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाया जाता था। इससे बोसवेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था, और इस पेड़ से रस लेकर उसे सुखा लिया जाता था और राल तैयार हो जाती थी। सबसे अच्छी किस्म की राल कहाँ से होती थी? तो अरब प्रायद्वीप से होती थी। ऐसे 2 तरीकों का वर्णन कीजिए जिनकी सहायता से रोम के लोग अपने श्रमिकों पर नियंत्रण रखते थे। पहला, उन्हें जंजीरों में डालकर रखा जाता था, उन्हें दागा जाता था ताकि भागते अथवा छिपने पर उन्हें पहचान जा सके।
सम्राट डायोक्लेशियन द्वारा किए गए कोई 4 प्रशासनिक सुधार लिखिए। तो सम्राट डायोक्लेशियन ने जो 4 प्रशासनिक सुधार किए हैं यहाँ पर कवर किया गया हुआ है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है सोलिडस क्या था। सोलिडस सम्राट कंस्टेंटाइन द्वारा चलाया गया एक सिक्का था। ये 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। 3 सबसे महत्वपूर्ण रोमन राज्य कौन कौन थे। तो स्पेन में विश्वगीतों का राज्य था, गौल में फ्रैंको का राज्य था, इटली में लोम्बार्डो का राज्य था। किस घटना को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। तो अरब से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। सेंट ऑगस्टीन कौन थे। तो सेंट ऑगस्टीन अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। उन्हें चर्च के बौद्धिक इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। रोम साम्राज्य के संदर्भ में प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है। इसमें सम्राट और सेनेट की क्या स्थिति थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। प्रिंसिपेट से आप क्या समझते हैं। सम्राट अगस्टस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। 3वीं शताब्दी की संकट क्या है, यहाँ से 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन सभी चीजों को आपको कवर कर लेना है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे पेपर में आपके। रोम सभ्यता के पतन के 5 कारण क्या है। रोमन सभ्यता के पतन के कारण बताने हैं आपको। ये भी 8 नंबर में पूछा जाता है। 5 कारण रोमन सभ्यता के पतन का। इन सभी चीजों को आपको कवर कर लेना है। आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, ठीक है। परवर्ती पुराकाल से क्या अभिप्राय है। इस अवधि में रोमन साम्राज्य में कौन कौन से धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए। पूर्ववर्ती पुराकाल से क्वेश्चन पूछा जाता है। रोम के विभाजन को तिथि पूछा जाता है। इन सभी से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्लियर। ठीक है। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के सामने कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो ये है आपका, हमने जितने यानी इस सेकेंड चैप्टर के और फर्स्ट चैप्टर जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को हमने सिंगल वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। आई होप आप सभी की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना सजेशन दे सकते हैं, ताकि हम इस कार्य को और बेहतर तरीके से आप सभी के लिए कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।